तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का पहले का थर्ड और फोर्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड आसानी से सॉल्व कर लिया है। इस प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से है। आपको इन्हें ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, यानी ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। फर्स्ट है कि तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं। सेकंड, वह दरवाज़ा नहीं खोलता है। और थर्ड, क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जाती है। इन्हें आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का पहले का थर्ड और फोर्थ। इसमें उसने वही दिया है कि हमें पहले पता करना है कि किस समीकरण के, यानी इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है या परिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल हैं तो उसे वज्रगुणन विधि से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो थर्ड में उसने पहला समीकरण बनाने के लिए उसने दिया है 3x - 5y = 20। हमें इसे सही तरीके से लिखना है। तो c तो ये उधर है तो इसे प्लस में यानी इधर की साइड लेके आना है हमें। तो 3x - 5y - 20 = 0, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, अब दूसरा उसने क्या दिया है 6x - 10y = 40, यानी 6x - 10y = 40। इसे भी हम सही तरीके से लिख लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 6x - 10y - 40 = 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे पता करना है कि क्या इसके अद्वितीय हल हैं, क्या इसके अनेक हल हैं या फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, हमें पता करना है ना। तो हम कैसे पता करेंगे, हमें a1/a2 के हिसाब से, हमें हर जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको a1/a2 के हिसाब से ही उसे सॉल्व करना है। तो हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ज्ञात होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरणों की तुलना ax + by + c से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 की करेंगे। समीकरण 1 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a1 क्या हो जाएगा हमारा, पहले समीकरण में a1 यानी a हमारा क्या है x का गुणांक यानी 3 हो गया, b1 यानी -5 हो गया और c1 हमारा हो गया -20। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण की तुलना भी करेंगे। समीकरण 2 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे इसकी तो हमें a2 b2 c2 ज्ञात हो जाएंगे। तो a2 यानी दूसरे समीकरण में a क्या है 6, a1 यानी a2 = 6 और b2 = -10 और c2 बराबर हो गया हमारा -40। ठीक है, ये हमारा c2 है, ये -40 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के हिसाब से हमें इसको लिखना है। तो a1/a2 यानी 3/6 3/6 बराबर b1/b2 यानी -5 बटे -10 और बराबर c1/c2 यानी -20 बटे -40। ठीक है, अब -20 बटे -40 हो गया। तो हम इसे काट के देख लेंगे कि कैसा मान निकल रहा है। 3 × 3 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कटा 5 × 5 5 दूनी 10 और माइनस से माइनस कटा 20 × 20 20 दूनी 40। तो हमने तो देखा था ये तो तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो भी बराबर है c1/c2 के। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, और वो कौन सी रेखाएं बनाएंगी, हमने प्रश्नावली 3.2 में पढ़ा हुआ है कि वे किस प्रकार की रेखाएं बनाएंगी, वे बनाएंगी संपाती रेखाएं। अगर a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो उसके अद्वितीय हल होंगे और वह किस प्रकार की रेखाएं बनाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगी। और अगर तीनों बराबर हैं तो वे संपाती रेखा बनाएगी। देखो प्रतिच्छेदी किस तरह की रेखा बनती है, इस तरह की ग्राफ पर इस तरह की रेखा बनेगी, एक हल मिलेगा उसका। और संपाती रेखा किस तरह, जब ये तीनों बराबर हैं तो संपाती रेखाएं बनाएंगी, यानी एक ही रेखा पर
दोनों बिंदु यानी दोनों रेखाएं एक ही रेखा बनाएंगी, दोनों रेखाएं मिलकर एक ही रेखा बनाएंगी, यानी बहुत सारे बिंदु बनेंगे उस पर, तो यानी बहुत सारे हल होंगे। और जब a1/a2 बराबर होता है b1/a2 के, परंतु ये बराबर नहीं होता, यहाँ कटा हुआ होता है, तो क्या होता है वे समांतर रेखा बनाएंगे, यानी समांतर चलती रहेंगी। अब जब चलती रहेंगी तो कोई हल नहीं होगा उसका, ठीक है। तो a1/a2 तो इसकी क्या हो गया, इसका हल, इसके अनेक हल होंगे। तो हम लिखेंगे अतः इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। और उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करें, ठीक है। बट ये तो हमारा क्या निकला, ये तो अनेक हल निकले हमारे, अद्वितीय हल थोड़ी ना निकले, अनेक हल निकले। तो अनेक हल निकले तो अनेक हल का मतलब सिंपल सी बात है, हमें इसे तो सॉल्व करना नहीं है वज्रगुणन विधि से। तो अब हम करेंगे सेकंड में हम देखेंगे क्या उसके कितने हल निकल रहे हैं। तो सेकंड हम करेंगे, तो सेकंड उसने क्या दिया है, सेकंड उसने दिया है मतलब फोर्थ, सॉरी। अब हम करेंगे फोर्थ। तो फोर्थ उसने क्या दिया है, x - 3y - 7 बराबर 0, ठीक है, ये उसने दिया है। अब हम क्या करेंगे इसे, चाहे तो इसे साथ के साथ ही हम ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर लिखेंगे, चाहे बाद में लिख लो, दोनों एक साथ दिखाई देंगे तो अच्छा लगेगा। 3x - 3y - 15 बराबर 0, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब हम दोनों समीकरणों की यानी पहले प्रथम समीकरण की समीकरण 1 की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, पहले समीकरण में a1 हमारा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा हमारा 1, b1 हमारा हो जाएगा क्या -3 और c1 हमारा क्या हो जाएगा -7, ठीक है। उसने पहले से ही अरेंज किए हुए थे समीकरण, तो हमें अरेंज करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो हमने सीधा इसे लिख लिया और मान निकाल लिए a1 b1 c1 के। और समीकरण 2 की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो इसके क्या निकल जाएंगे, a2 बराबर 3 भाई सेकंड समीकरण में x का गुणांक, और b2 बराबर -3 यानी y का गुणांक, और c2 बराबर -15, ठीक है। अब हमें इसे में क्या करना है, इसे भी हम चेक कर लेंगे कि इसके कितने हल निकल रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के हिसाब से। तो a1/a2 यानी 1/3 बराबर b1/b2 यानी -3 बटे -3। तो हमने तो यही देख लिया, ये कट जाएगा, 3 × 3 3 × 3। तो हमने देखा कि ये तो यही बराबर नहीं आ रहा है, चाहे तो इसे लिख भी लो तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 बटे -15, ठीक है। तो हमने तो स्टार्टिंग में देखो, हम स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं ना, तो जब यही बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम आगे कैसे करें उसे, ठीक है। तो आगे तो जब भी करेंगे जब ये बराबर होते तब हम इसे देखते फिर चेक करते, बट ये तो बराबर नहीं है। तो हमने क्या देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब ऐसी स्थिति होती है तो हम उसके कितने हल होते हैं समीकरण के, तो उस समीकरण के हम कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं ना। तो अद्वितीय का मतलब होता है कि कितने, एक ही हल है, यानी अद्वितीय है, यानी कोई दूसरा नहीं, ठीक है, अद्वितीय। तो हम लिखेंगे अतः इस समीकरण युग्म के द्वितीय हल होंगे, ठीक है। अगर अद्वितीय हल हैं तो हमें क्या करना है, इसे वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए हल करते हैं वज्रगुणन विधि से इस क्वेश्चन को। अब हेडिंग डालेंगे वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि मैंने बताया था कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे वज्रगुणन विधि से, पिछली वीडियो में बताया था कि ठीक है, जिन्होंने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है वो देख सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, अब वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने बताया था कि वज्रगुणन विधि सूत्र किस प्रकार का होता है कि एक x बटे में था और फिर y बटे में था और फिर उसके बाद 1 बटे में था। अब हमें पता नहीं है कि वो क्या था, मगर मुझे इतना याद है कि a b c के रूप में था। पहले स्टार्टिंग b c से हुई थी और फिर c a से हुई थी और फिर a b से हुई थी। तो b c माइनस b c, और यहाँ क्या था, b c के बाद c a, तो c a माइनस c a,
उसके बाद ए बी, यानी ए बी माइनस ए बी, ठीक है। अब इसे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1। अब बस हमें इसमें मान रखना है कि x बटे b1 हमारा क्या है भाई। पहले समीकरण में b1 हमारा क्या निकला था, -3, और c2 हमारा क्या है, -15, ठीक है। और माइनस, ठीक है, अभी तो इतना ही हुआ है, और ये माइनस का चिन्ह। उसके बाद b2 हमारा क्या था, b2 हमारा था -3, ठीक है। b2 भी हमारा क्या था, -3, तो -3 और गुणा, और ये c1 हमारा क्या था, c1 यानी पहले समीकरण में हमारा -7 था, ठीक है। तो -7 हम लिख लेंगे। ऐसे ही बराबर y, बस हमें मान रखते जाना है, ठीक है। मैं सीधा मान रख रहा हूँ, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x बटे 15 या 45, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 45 लिख लूँ यहाँ, माइनस का 7 या 21, और माइनस माइनस प्लस यानी 21, सीधा मैं लिख लूँ इसे 21, और ये चिन्ह तो यही माइनस का था ही, ठीक है। 42 माइनस 21 हो गया, बराबर y बटे 7 या 21 माइनस का 21 हो गया, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 15 एकम 15, यानी माइनस का 15 हो जाएगा। और सीधा सिंपल सी बात है, जब यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस का 15 हो गया, और ये बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं सीधा इसे लिख दूँ प्लस का 15, और बराबर 1 बटे 3 एकम 3, वो भी माइनस का, ठीक है। ये माइनस का 3 है, और ये 3 3 9, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे लिख लिया। अब इसे सॉल्व करके लिख लेंगे हम थोड़ा सा, कि x बटे 45 में से 21 गया, यानी 21 दूनी 42, तो बचा 24, ठीक है। तो 24 बचा, चाहे हम 5 में 1 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, बराबर y बटे, भाई ये माइनस का है 21, और ये प्लस का 15 है, उल्टी चिन्ह है, तो यानी घटेंगे, तो यानी माइनस का 15, 16 से 18 19 20 21, यानी माइनस का 6 आएगा, बराबर 1 बटे 9 में से 3 गया, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने निकाल लिया। मैंने बताया था कि अगर इस तरह हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, वज्रगणन विधि में होता है कि जब हमें एक चर का मान निकालना है तो उसे आखिरी वाले पद के साथ आमने सामने रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, ठीक है। तो पहले ये हो जाएगा, तो वज्रगुणा कर लेंगे हम, वज्रगुणा, क्योंकि वज्रगुणन विधि है ना, तो वज्रगुणा बटे में है दोनों साइड, तो वज्रगुणा करेंगे, 6x हो जाएगा, 6x बराबर 24 एकम 24, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 24 बटे 6, और 6 से जब कटेगा 24 4 पे कटेगा, तो x का मान कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। अब ऐसे ही y का मान निकाल लेंगे हम, तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y बटे माइनस का 6 बराबर 1 बटे 6, तो इसकी भी हम वज्रगुणा कर लेंगे। तो 6 की इधर वज्रगुणा हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 6y, 6 की y में गुणा होगी ना भाई, इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6y बराबर माइनस का 6, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 6 ही आएगा। तो y का मान कितना निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा माइनस का 6 बटे 6। अब 6 से 6 कटेगा 1 पर, और चिन्ह माइनस का लगेगा, तो y का मान कितना निकल के आया, माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारे दोनों मान निकल के आ गए, x का भी और y का भी, ठीक है। तो x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया 4, और y का मान निकल के आया कितना, माइनस का 1। यही हमारे आंसर हैं, ठीक है, यही हमारे आंसर हैं। समझ में आया ना यहाँ तक क्वेश्चन, सिंपल वे था बिल्कुल। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप चाहे वज्रगुणन विधि से करो, अगर क्वेश्चन उसने पेपर में ना दिया हो कि इस विधि से ही करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे देता है कि आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे दिया, कोई 2 समीकरण दे दिया, और आपसे कहा कि इसे हल करके x और y के मान ज्ञात करो, तो उसने ये नहीं कहा आपसे कि आपको वज्रगुणन विधि से करना है, कि आपको ग्राफीय विधि से करना है, कि विलोपन विधि से करना है, या प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है। आपको ये आपकी चॉइस है, आप किसी विधि से कर सकते हैं। अगर उसने दे रखा हो कि आपको वज्रगुणन विधि से ही सॉल्व करना है, या फिर प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, या फिर विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है, तो आपको उसी विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आती आपको विधि, तब आप कर सकते हो, वो नंबर काटेगा, थोड़े से काटेगा, बट आपको मार्क्स देगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो अगर आपको विधि नहीं आती तो, ठीक है। अगर आती है तो आपको उसी विधि से करना है, अगर नहीं आती तो आपको दूसरी विधि, जोन सी भी आपको विधि आती है, तो आप उस विधि से कर सकते हैं, ठीक है। उसके हल्के फुल्के नंबर काटेगा, बट आपको देगा जरूर, ठीक है, नंबर।
ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अदर सब्जेक्ट में भी अगर आप पूछना चाहो तो, ठीक है। इससे रिलेटेड एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूँ, उस गृह कार्य को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें जितना हो सके, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जो आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए हैं मैंने इंग्लिश के कुछ ट्रांसलेशन, तो आपको उन्हें मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।